इस श्रृंखला में अगला यात्रा वृतांत है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का उड़ता चल कबूतर। यह यात्रा डॉक्टर बेनीपुरी जी की प्रथम यूरोप यात्रा की कथा है। यूं भी कहा जा सकता है कि यह उनकी पहली विमान यात्रा है। आरंभिक तैयारी से लेकर भावभीनी विदाई तक का सुंदर अंकन इसमें किया गया है। विमान की यात्रा कोई आसान बात उस समय नहीं थी जब बेनीपुरी जी ने यह यात्रा की थी। कल्पना मात्र से मन बल्लियों ऊपर उड़ने लगता था। उन्हें भी ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था। वो कहते हैं, ये देखिए मेरे पैरों में पंख लग गए हैं, मैं उड़ रहा हूँ। उड़ान भरते समय सब कुछ बहुत नीचे और वो स्वयं को हिमालय पर मानो स्थित पाते हैं। लेखक का मानना है कि ज्यों-ज्यों ऊंचे चढ़िए भेदभाव मिटते जाते हैं, सीमाएं नष्ट हो जाती हैं, एक रूपता बढ़ती जाती है। लेखक जीवन के दर्शन की बात कहते हैं। दरअसल चेतना मनुष्य को सोचने पर मजबूर करती है। लेखक इस समय को याद करते हैं और वो अपने उस समय को बताते हुए कहते हैं कि जब उनके अंतर्मन में उड़ने की इच्छा ने जन्म लिया था। अपने पड़ोस की कहानी द्वारा वो अपने हाथी पर सवारी की कहानी का उल्लेख कर ये अवश्य बताते हैं कि किस तरह से उसके बाद उनके मन में भय ने स्थान ले लिया था। वह भय स्वप्न बनकर उन्हें डराता भी है, लेकिन उसी स्वप्न में वो उड़ते भी हैं। वैज्ञानिक विकास के उपरांत लेखक के मन में विचार भी आया कि अब ज़्यादा दूर नहीं तो अपने पटना शहर का ही चक्कर लगा लें, लेकिन मन ने इतनी छोटी अपेक्षा को ठुकरा दिया और कौवा उड़ान नहीं भरी। सन 1947 में आचार्य नरेंद्र देव जी ने लेखक को पत्र लिखा कि पासपोर्ट बनवा लो, मैं यूरोप जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। लेखक ने बड़े उत्साह से पासपोर्ट बनवाया और सारे देशों का नाम उस आवेदन पत्र में डाल दिया। पासपोर्ट अधिकारी यह देखकर मुस्कुरा उठे। संयोगवश वो यात्रा न हो सकी। दोस्तों ने खूब मजाक उड़ाया। 16 दिन कैसे कटे ये तो हर वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके इरादों पर कभी पानी फिर गया हो। 16वें दिन भाई ब्रजनंदन आजाद घर पर आए और बोले, विलायत जाने की तैयारी करो। दरअसल ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विसेज से तार आया था जो 6 भारतीय पत्रकारों को अपने खर्चे से विलायत भ्रमण को ले जा रही थी। अब कुछ लोग तो लेखक के जाने के पक्ष में थे और कुछ लोग विपक्ष में। वैसे विपक्ष में 2 थे और एक तो दैनिक जनता के जयप्रकाश जी थे और दूसरी उनकी पत्नी रानी। हाँ ना के झमेले में 1 सप्ताह झूलने के उपरांत जाने की सहमति अपने मन में लेखक ने बना ली और निर्णय पक्का कर लिया कि जाना ही है। लेखक ने बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी के नाटककार के उदाहरण द्वारा यह भी कहना चाहा है कि विदेशी लोग वही करते हैं जो उनके मन में होता है, उसे चाहे जितना समय क्यों न लगे, लेकिन ठान लिया तो करके ही छोड़ते हैं। अब क्या था, लेखक भी उड़ चले विलायत। एरोड्रम के दृश्य का उल्लेख कर परिवारजन और मित्र मंडली के प्रेम का उल्लेख किया है। पत्नी को इतनी भीड़ में भी कैसे सांत्वना दें, लेखक विश्वास दिलाते हैं कि घबराना नहीं। भीड़ की क्रियाओं का वर्णन बड़ा स्वाभाविक बन पड़ा है। कमांडर जल्दी सबसे मिलो कहता है। सीढ़ी लगाकर लोगों को चढ़ाया जाता था। उस समय जहाज में प्रोपेलर जोरों की हवा देता है। सीढ़ी को भी पकड़ने के लिए 2 लोग हैं। यह सब आरंभिक विकास का इतिहास है विमान का। धीरे धीरे जहाज उड़ जाता है। लेखक ऊपर से नीचे देखता है। जहाज नीचे उतर रहा था और अब बनारस के हवाई अड्डे पर आकर जहाज रुकता है। यहाँ उनकी मुलाकात कलकत्ता कला केंद्र के कलाकार उदय शंकर जी से होती है। लेखक ने यहाँ जहाज के अंदर और अपने पेट के अंदर की बातों को बताया है कि किस तरह से पेट की गड़गड़ाहट उल्टी बन मन को शांत करती है और एयर हॉस्टेस से नारंगी लेकर वो खाते हैं। थोड़ी नींद ले जब उठते हैं तो लखनऊ आ गया था। अभी सोच ही रहे थे कि कुछ पी लूं, तभी एक गोरा अंग्रेज बोला, आइए बैठिए लेखक। लेखक हैरत में पड़ जाते हैं, किंतु वह पटना में
बहुत दिनों से रह रहे थे, इसलिए उन्होंने लेखक की विदाई भी एरोड्रम पर देखी थी और उन्हें विशेष व्यक्ति के रूप में समझ रहे थे। अंग्रेज व्यक्ति हिंदी भाषा के क्लिष्ट होने पर चर्चा करता है, जिससे लेखक को महसूस होता है काश इस विदेशी हिंदी भक्त की सम्मति पत्रकार और साहित्यकार भी सुन पाते। अब ऊंची उड़ान जहाज भरने जा रहा था। इसकी खबर और निर्देश कमांडर ने कागज में लिखकर सीट पर रख दिया था। इससे इस बात का परिचय मिलता है कि उस समय अनाउंसमेंट नहीं होते थे। अब जहाज 10,500 फीट की उड़ान भरने जा रहा था। रफ्तार 1 घंटे में 135 मील की थी। दिल्ली 10 मिनट पहले ही निश्चित समय से लेखक पहुंच गए। लेखक दिल्ली निश्चित समय से 10 मिनट पूर्व ही जब पहुंचे तो दिल्ली एरोड्रम पर उतरते ही 6 फुट गोरे सज्जन ने लेखक से बातचीत कर बताया कि वह उन्हें लेने आए हैं, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विसेज के प्रतिनिधि के रूप में। लेखक अंग्रेज़ों की बारीकियों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि हर जगह पर समय की पाबंदी के साथ हर तरह की मेहमान नवाजी और बड़ी ही पूर्व तैयारी के साथ कहीं कोई कमी का अवसर ही नहीं देते। दूसरे दिन के कार्यक्रम को समझाकर वो लौट जाते हैं। लेखक भोजन करने के उपरांत पार्लियामेंट जाते हैं। वहाँ सत्यनारायण सिंह नवीन जी से मुलाकात होती है। तभी सोंधी जी बताते हैं कि राष्ट्रपति के निजी सचिव भाई चक्रधर जी के साथ खाना खाने गए हैं। लेखक दिल्ली के राजकीय भवन को और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए भवनों के चित्रों को देखता है। अंततः खाना खाकर लेखक सोचते हैं कि कभी दिन में आकर इस भवन को अच्छी तरह देखूंगा। चक्रधर जी ने बताया कि परसों राष्ट्रपति से आपको मिलना है, जो लेखक की उत्सुकताओं को और भी बढ़ा देती है। थका होने के कारण लेखक को नींद आने लगती है। अंत में लेखक सोने तो जाते हैं, किंतु व्यंग करने से नहीं चूकते। वो कहते हैं कि पैरों में पंख बांधकर पटना से दिल्ली, कुटिया से राजभवन तक आ गए। अब तो पंख फैलाओ बेनीपुरी जी, सो जाओ। अर्थात यह यात्रा आगे ही जाएगी, चिंता छोड़ सो जाओ। लेखक ने इस यात्रा साहित्य लेखन में नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है, जैसे खाएंगे गेहूँ नहीं तो रहेंगे ऐहूँ। उदाहरण देते वक्त भी अपने शब्दों को बनाकर प्रस्तुत किया है, जैसे नौसिखियों की जगह अनसिखुए। ग्रामीण शब्द का भी प्रयोग करने से नहीं चूके, जैसे झपकी की जगह झपकी। स्वयं को लेखक न कहकर लेखनीधारी और सेना में भर्ती अपने बेटे को राइफलधारी से संबोधित किया है। कहना गलत न होगा कि भाषा में नवीनता, स्वाभाविकता और व्यंग्यात्मकता के पुट मिश्रित हैं। इस प्रकार बेनीपुरी जी ने अपनी प्रथम जहाज यात्रा के माध्यम से अपने काल की प्रस्तुति एवं हर व्यक्ति की प्रथम यात्रा करते वक्त होने वाली उत्सुकता को प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी के शब्दों, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग बड़ी सहजता से किया है, जैसे कॉम, कमांडर, प्लेग, कैमरा, प्लेन, रिफ्रेशमेंट, रूम, टॉयलेट, टेबल, वेस्टर्न कोट इत्यादि। डायरी शैली में लिखा गया यह यात्रा वृत्तांत इसीलिए भाषा कहीं कहीं चिंतनशील, व्यंग्यात्मक एवं संवेद्य हो गई है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि बेनीपुरी जी ने बड़े सहज ढंग से अपनी यात्रा का चित्रण किया है।